सब रिकॉर्ड हो जाएगा, बोलना मत मुझसे तो। आगे चलो। नई कंपनी रत्नाकर लिमिटेड परचेज असेट। अच्छा, ये टॉपिक होगा एक। इस टॉपिक का नाम होगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस कहानी का मतलब क्या है? सपोज करो हमारी कंपनी है और हमें एक मशीन खरीदनी है। मशीन है 5 लाख रुपए की। हमने जो मशीन का वेंडर है, उसको वेंडर बोलते हैं ना, जो जिससे मशीन खरीदने गए, उस वेंडर से बोला कि यार तेरी मशीन दे दे, और मेरी कंडीशन ये है कि तू चाहे तो मेरे शेयर ले सकता है अगर तेरा इंटरेस्ट हो तो, पैसे की बजाय। वो एग्री कर गया। अब तुम बताओ इस बात का इफेक्ट क्या होगा। मशीन हमारी कंपनी में आएगी तो हमें रिकॉर्ड करना है बुक्स में, मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गई। टू कैश तो हो नहीं पा रहा, पैसे तो दे नहीं रहे हो, ना कैश ना बैंक। लाइबिलिटी क्रेडिटर के नाम की बनेगी नहीं कि हम तेरे को बाद में पैसे दे देंगे, ऐसा भी नहीं बोला। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश भी नहीं हो पाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी नहीं हो पाएगा। हमने तो उसे शेयर दे दिए। अच्छा बताओ, शेयर के अगेंस्ट भी क्या मिलता था अपने को? पैसे। पैसे ना मिलके क्या मिल गई? मशीन। अपन दो टुकड़ों में काम करते, इधर शेयर इशू करते, पैसे लेते, फिर उस पैसे से जाके मशीन खरीदते। हमने उसी से पूछ लिया, मशीन वाले से, कि भाई ते शेयर ले लेना, मशीन दे दे। वो एग्री कर गया। ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन मिला है, और अगर उसमें ये लिखा है कि हमने एक मशीन परचेज की है अगेंस्ट शेयर, इसका मतलब है कि ये सब हो चुका है। तो ये बैक स्टोरी है इसकी। समझ में आ गई बात? स्क्रीन नहीं चल रही? किसी की स्क्रीन नहीं चल रही क्या? मुझे तो दिख रही है चलती हुई। तो वापस एग्जिट करके एंटर कर ले। जब भी कोई ग्लिच आए तो यही करना है, चल जाएगी। हम्म। तो मैं स्क्रीन पे कुछ लिख भी नहीं रहा था। तो जब भी ऐसा हो, यार हमें शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे और अल्टीमेटली बैंक में पैसे आ जाते थे। यही तो होता था ना। वो शेयर एप्लीकेशन तो केवल उस ड्यूरेशन में कि यार पैसे क्यों मिले हैं, किस रीजन से मिले हैं, उस पर्पस के लिए हम ये सब नाम ला रहे थे। एप्लीकेशन के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे। उसका मैंने और गहरा लॉजिक भी समझाया था तुम्हें शुरुआत में, कि यार जब पैसे आते हैं तब हमें पता भी नहीं होता कि इसको शेयर देना है कि नहीं देना है। हो सकता है रिफंड करना पड़े, करते हैं ना रिफंड। इसलिए हम वो वाला सब टेम्पररी अकाउंट्स बीच में लाए थे। अल्टीमेटली तो पैसे आते हैं और हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, हम उनको ऑनर बना लेते हैं। यहां पे भी पैसों की जगह कोई और असेट आ जाएगी, पैसे भी असेट ही थे, है ना। इधर से उधर से समझ तो गए ना बात क्या होने वाली है। इसमें और मजेदार बात यह है, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट करना ही नहीं है। सीधा क्या एंट्री होगी पता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधी एंट्री। कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करना है। सर क्यों? इस व्यक्ति को हम डायरेक्टली जानते पहचानते हैं, ये कौन है, ठीक है। उस वो वेरीफाइड पर्सन है, तभी हम उससे मशीन खरीद रहे हैं और शेयर दे रहे हैं। सारा नॉलेज उसका मिल चुका है, हम एग्री हैं, वो एग्री है। तो कोई वेटिंग है ही नहीं कि हम कोई टेम्पररी अकाउंट बनाए। हम सीधी एंट्री कर देंगे, मशीन टू शेयर कैपिटल। अब इस कहानी में मैं कहूं कि केवल मशीन ही एक तरीका नहीं है जिसमें हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, और लगभग सारे तरीके हम इलस्ट्रेशन में देखने वाले हैं। कई बार तो हम पूरा बिजनेस टेक ओवर कर जाते हैं एज अ कंपनी। किसी का बिजनेस ही खरीद लिया। अब किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस मतलब समझ रहे हो, उसकी भी एक पूरी बुक्स बनी होगी, उसमें असेट और लाइबिलिटी होंगी। तुम वो सारी एसेट अपनी एसेट बना लोगे और उसकी सारी लाइबिलिटी भी अपनी लाइबिलिटी बना लोगे, और उसके बदले में उसे कुछ पैसा दोगे। पैसे की जगह हम क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मशीन खरीदो, पूरा बिजनेस खरीद लो। और एक कहानी सुनो। तुम्हें याद है प्रमोटर्स नाम के कुछ प्राणी होते थे? कौन होते हैं प्रमोटर्स? वो लोग जो कंपनी के
लिए शुरुआत में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसेस में मदद करते हैं, वही तो थे ना प्रमोटर। पिछले साल बिजनेस में हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, कमेंसमेंट पढ़ा था। वो सारी प्रोसेस करने वाले लोगों को क्या बुलाया जाता है? प्रमोटर। प्रमोटर को थैंक यू कैसे बोलेगी कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद? भाई उन्होंने जब प्रोसेस की तब तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। अब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ। अब ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम से असेट खरीदेगी, तो कंपनी की एक लीगल आइडेंटिटी बनवाने में जिन लोगों ने हेल्प की वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। उन्होंने कंपनी बनने में प्रमोट किया, हेल्प की, इसलिए वो प्रमोटर कहलाते हैं। प्रमोटर को थैंक यू बोलना है कंपनी को। थैंक यू बोलने के लिए कैश दे सकती है, शेयर भी तो दे सकती है। और 99% केसेस में बेसिकली जो प्रमोटर होता है उसी के पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। अरे यार, रिलायंस लिमिटेड के प्रमोटर कौन होंगे? अंबानी होंगे ना। अभी कोई रिलायंस लिमिटेड की नई कंपनी खोल दे, वो एक ही थोड़ी है, रिलायंस लिमिटेड में ढेरों कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश कर दे, जियो तो अभी अभी लाए थे ना, वो कोई बहुत पुरानी कंपनी थोड़ी है जियो वाला सेगमेंट उनका, टेलीकम्युनिकेशन वाला, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन। तो प्रमोटर कौन होंगे? वही लोग होंगे, उन्हीं ने प्रमोट किया होगा। तो शेयर भी सबसे ज्यादा किसके पास होंगे? अंबानी फैमिली के पास ही होंगे। तो प्रमोटर को हेल्प पे करने के लिए क्या यूज कर लेते हैं? शेयर कैपिटल। तो जो एंट्री करनी थी प्रमोटर टू कैश, उसकी जगह क्या आ जाता है? प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। क्या ये मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? सर प्रमोटर टू कैश सीधी एंट्री कर देंगे तो प्रमोटर तो हो जाएगा डेबिट। पता है, पहले प्रमोटर को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, फिर उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो डेटर दिखने लगेगा कि इससे पैसे लेने हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हमने एक एंट्री पास कर दी, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर को कर दिया डेबिट। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ है? तो पहले हम क्या कहते हैं पता है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। जो भी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हुए वो हमने दे। क्या हम कैसे देंगे? हम तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कैश कर ही नहीं सकते हो तुम एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। टू प्रमोटर, बोले ये सारे पैसे तुम्हारे ड्यू हैं हम पे। तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहानी समझ में आई क्या? एक और प्राणी था, उसका नाम था अंडर राइटर। अंडर राइटर नाम का प्राणी याद है? नहीं याद है? कमेंसमेंट की जो प्रोसीजर चालू हुई थी उसके अंदर मैंने तुम्हें समझाया था कि सेबी की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 90% पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाना चाहिए इश्यू ऑफ कैपिटल में, अदरवाइज तुम्हें सबके पैसे वापस कर देने, तुम कंपनी बना के रन नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट के लिए। मैं एग्जांपल से समझाया था कि हमको कोई शिप बनाना है और अगर 90% पैसा भी नहीं आएगा तो वो शिप बनेगा कैसे? किसी से 70-80% पैसा लेके करोगे क्या जब शिप बनना ही नहीं है और चलना ही नहीं है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेबी ने दे रखी है। सेबी क्या है? एक बॉडी है जो गवर्न करती है कौन से मार्केट को? कैपिटल मार्केट को। ये जो पूरा शेयर मार्केट है, ये तो एक सेगमेंट है कैपिटल मार्केट का, इंडिया का पूरा कैपिटल मार्केट। उस पे कौन गवर्न करती है? सेबी। जैसे बैंकिंग पे कौन गवर्न करती है? आरबीआई। तो वो अथॉरिटी है, वो नियम बनाती है, उस नियम पे हमको चलना पड़ता है। जो जो उस मार्केट में जाएगा सबको उस नियम को फॉलो करना है। तो उसके इस नियम का एक सॉल्यूशन था। क्या सॉल्यूशन था? पब्लिक खरीदे ना खरीदे, हम एजेंट पकड़ते हैं। एजेंट जाएंगे पब्लिक को मना के ले आएंगे। ऐसे वाले लोगों को कहते हैं अंडर राइटर्स। ये लोग कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पता है? या तो हम जितने तुम्हें शेयर्स बिकवाने हैं उतने बिकवा देंगे, नहीं तो हम खरीद लेंगे। मतलब एनी हाउ जितने की अंडर राइटिंग में ले रहा हूं, अंडर राइटिंग वर्ड का मतलब है जितने की ऑब्लिगेशन एज एन एजेंट में ले रहा हूं, लोगों को तुम्हारे शेयर्स दिलवा दूंगा, उनसे पैसे तुम्हें दिलवा दूंगा, या मैं खरीद लूंगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इस अंडर राइटर को भी कमीशन देना पड़ेगा भाई, ये काम फ्री में थोड़ी करेगा वो। तो इस अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट कैश में ना करके किस में कर देंगे अपन? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल टॉपिक का नाम अब तुम्हें समझ में आएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन कैश। समझ में आई बात? जहां बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, कोई पुराना खर्चा जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, कोई पुराना खर्चा जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, उसके बदले हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं।
मैं बीच में, लेकिन देखो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के अगेंस्ट शेयर कैपिटल जाएगी, लेकिन बीच में किसका नाम आएगा? प्रमोटर। अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट शेयर कैपिटल जाएगी, लेकिन बीच में किसका नाम आएगा? अंडरराइटर। और कोई बिजनेस टेक ओवर करो या मशीन टेक ओवर करो तो बीच में किसका नाम आएगा? वेंडर। ये बीच में ये वाले नाम क्यों चाहिए सर? शेयर किस हवा में इशू नहीं होते, किसी ना किसी पर्सन को इशू होते हैं। समझ में आई बात? तो पहली एंट्री बनेगी, ये सारे एक्सपेंसेस या ये सारी चीजों को हम पहले डेबिट करके उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे, वो क्रेडिटर बनेगा, और उस क्रेडिटर का पेमेंट के नाम पे हम टू कैश करने की जगह शेयर कैपिटल की एंट्री पास कर देंगे। इस सारी कहानियों में यही रिपीट होना है। कोई दिक्कत है क्या? बैकग्राउंड समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन कितने आसान है। आ जाए तो लॉटरी है अपने लिए, ये तो मजाक के नंबर हैं। हमने क्या खरीदी है? असेट। एक असेट खरीदी है। किससे खरीदी है? जेसी लिमिटेड। तो मैं कह रहा हूं पहले जेसी लिमिटेड को क्रेडिटर बनाना, फिर जेसी लिमिटेड को पेमेंट करते समय शेयर कैपिटल की एंट्री डालना। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसी एंट्री करना वियर्ड है। क्यों वियर्ड है? कोई पर्सन होना चाहिए ना, किसको शेयर इशू कर दिया, कौन ऑनर बना तुम्हारा? यस और नो? हमारे पास बुक्स में उसका नाम होना। अरे यही रीजन पे तो समझाया था कि वो शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे। वहां पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है, वो तो हमें एंट्री करनी है तो हम नहीं दिखा रहे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो शेयर एप्लीकेशन में उन सारे लोगों के नाम है जिन्होंने पैसे देके अप्लाई किया है, और उनके नाम के अगेंस्ट पैसे जा रहे हैं। अरे तभी तो वो हम सुरेश रमेश अकाउंट बना रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। कोई डाउट है क्या? सीधा क्यों नहीं हो सकती एंट्री? कंसेप्ट गया क्या दिमाग में? नहीं तो सीधी कर दोगे तुम, और मेरे समझाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। तो जेसी लिमिटेड को क्रेडिटर बनाएंगे, फिर जेसी लिमिटेड को पे करेंगे। कितने की एसेट खरीदी है सर? 18 लाख। ठीक है, ₹18 लाख। ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? वैल्यू। पेबल इन फुली पेड। सारे पैसे पेड मानेंगे, जितने शेयर इशू कर रहे हैं। जैसे 10 रुपए का शेयर हो तो पूरे 10 रुपए पेड मानेंगे, वो वाले के उस तरह का शेयर दे रहे हैं। फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक शेयर की वर्थ हमारी कितने की है? 100। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रत्नाकर इफ द इशू इज एट पार एट प्रीमियम ऑफ 20%। ये 100 रुपए तो फेस वैल्यू थी। ये दो अलग अलग केस हैं। पहला केस ये है कि ये मानो तुम्हारे 100 रुपए के बदले तुम सामने वाले को कितना चार्ज करने वाले हो? 100 रुपए। और दूसरा केस है कि तुम्हारे 100 रुपए के शेयर के बदले तुम उससे कितने रुपए चार्ज करने वाले हो? 120 रुपए। कहानी समझ में आई क्या? अगर हम 100 रुपए चार्ज करने वाले हैं तो कितने शेयर इशू होंगे? इस घटना की वजह से कितने शेयर इशू होंगे? मैं कुछ लिखूंगा नहीं। हमने एक असेट खरीदी है 18 लाख रुपए की। हमने अपने एक शेयर की वर्थ रखी है 100 रुपए। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे ये जेसी लिमिटेड को? समझ में आया कि नहीं? तुमने क्या किया तुम्हें पता है? पता है क्या किया तुमने? 18 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया सर, और ये आ गई हमारी क्वांटिटी। अरे वैल्यू से फेस वैल्यू को डिवाइड कर दिया या प्राइस को डिवाइड कर दिया। यस और नो? एंट्री कैसे होगी? अभी केस 2 पे हम जा ही नहीं रहे। एंट्री कैसे होगी? पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड। दूसरी एंट्री जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख। कोई टेंशन हुई क्या? चलो टेंशन देता हूं। प्रीमियम पे इशू करोगे तो पहली एंट्री सेम होगी, ये मैंने बता दिया। दूसरी एंट्री सेम होगी क्या? क्या अंतर आना है? सिर्फ शेयर कैपिटल तो नहीं आना है सर, साथ में कौन आना है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्रेडिट तो दो अकाउंट होने वाले हैं। कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट? देखो जेसी लिमिटेड तो डेबिट उतने से ही होगा ना, 18 लाख से। पहली एंट्री सेम है तो जेसी लिमिटेड तो डेबिट 18 लाख से होगा। डेबिट पे तो झंझट ही नहीं है, मेरा झंझट है
शेयर कैपिटल में कितने पैसे डालूं और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे डालूं? बताओ, कोई है हल तुम्हारे पास? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फिर बताऊंगा, तभी मजा आएगा तुमको। कितने पैसे? सुनो, यही छुपा था उसका जवाब, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। तुमने पिछली बार किया था, क्या किया था वही करो। 18 लाख रुपए को तुमने कितने से डिवाइड किया था? 100 रुपए से, क्योंकि तुम उससे कितना चार्ज कर रहे थे। इस बार तुम कितना चार्ज कर रहे हो? एक शेयर का 120 मांग रहे हो, तो क्वांटिटी के लिए 120 डिवाइड करना पड़ेगा ना। कर दो डिवाइड 120। आता है क्या तुमको? दो, तीन, 15,000 आया क्या क्वांटिटी? यस और नो? 15,000 पे 100 रुपए की वैल्यू किसकी होगी? कैपिटल की। और 15,000 पे 20 रुपए की वैल्यू किसकी होगी? प्रीमियम की। ये 15 लाख, ये 3 लाख, हो गए ना 18 लाख। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हमको एक शेयर का कितना चार्ज करना है वो डिवाइड करना, तो क्वांटिटी निकल जाएगी। एक बार क्वांटिटी आ गई तो 100 रुपए के हिसाब से कैपिटल चली जाएगी, 20 रुपए के हिसाब से प्रीमियम चला जाएगा। किस किस को समझ में नहीं आया? ये वाला कंसेप्ट अपन डिबेंचर में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करने वाले हैं फिर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जो मैंने छोटा सा सिखाया है तुम्हें अभी। ठीक है, ये देखो, यहां पे हमने ये कैलकुलेशन करा था ना, ऐसे ही तो किया था। प्रीमियम वाला केस था ये। जेशिका, समझ में आया कि नहीं आया? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, जल्दी नहीं है। हम्म। अगली एंट्री पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 सेकंड चाहिए होता है सर हम। आप 1 सेकंड का पॉज तो लो, हम बोलेंगे फिर। सी लिमिटेड purchase machinery from Neo Limited. It was agreed that the purchase consideration will be paid by issuing 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 10% and a bank draft of 50,000. Pass the necessary journal entry in the book of C Limited for the above transaction. मुझे पहले ये समझना है ना। आंसर वांसर अपने आप हो जाएगा, अगर समझ आ गया तो रिकॉर्ड कर ही दोगे सही। तो तुम इसको क्या क्या समझ रहे हो, जो छोटी छोटी बात समझ में आए तो वो वाली बोलना शुरू करो, अपने आप आगे की लाइन समझ में आएगी। हाँ, बोलो। हाँ, बोलो बोलो। परचेज ऑफ असेट करिए, ये तो समझ में आ रही है, और कंपनी वो है नियो लिमिटेड, इससे हम खरीद रहे हैं। हाँ, और इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है? वो जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, बिल्कुल ठीक है। और प्रीमियम पे मतलब हम एक शेयर उसको कितने का देंगे? 10 का या 11 का? ए- इसको ऐसे डिड्यूस कर लेना चाहिए। हाँ, हम उसे 11 रुपए का एक शेयर देंगे। जो भी पैसे बनते हो, हमारा एक शेयर 11 रुपए का है। तो कितनी क्वांटिटी आएगी उसके लिए बहुत काम की बात है, कि एक शेयर कितने का था, उसकी प्राइस क्या रखी थी हमने। फेस वैल्यू 10 है, पर उसकी प्राइस कितनी रख रहे हैं उसके लिए। देखो अंतर वर्ड समझे तुम। फेस वैल्यू कौन सी होती है? जो डेडिकेटेड वैल्यू है उसकी, उसी पे कैपिटल बनेगी। लेकिन प्राइस कुछ भी हो सकती है, और हमने उससे कितना चार्ज किया है? 11 रुपए। कई बार फेस वैल्यू और प्राइस सेम हो जाती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम उससे प्राइस कितनी ले रहे हैं? 11 इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे बोलो, और क्या समझ में आ रहा है? और क्या समझ में आ रहा है? इस वर्ड पे जरा ध्यान दो, क्या वर्ड लिखा है? ये वर्ड मुझे समझाना है तुम्हें। क्या वर्ड लिखा है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वर्ड का क्या मतलब समझोगे? इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग शेयर्स एंड बैंक ड्राफ्ट। शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा। इट वॉज एग्रीड, एग्रीड किसके बीच में हुआ होगा? हमारे और नियो लिमिटेड के बीच में। परचेज कंसिडरेशन, इट वॉज एग्रीड परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग शेयर्स एंड बैंक ड्राफ्ट। क्या लग रहा है ये क्या वर्ड है? परचेज कंसिडरेशन। ये जो हम मशीन खरीद रहे हैं, इसके बदले में क्या देंगे? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो हम रिटर्न क्या देंगे उसे?
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लाइन समझ में आएगी। इट वॉज एग्रीड, परचेज कंसिडरेशन, परचेज करने के बदले में क्या रिटर्न देंगे, क्या रिटर्न देंगे, दो चीजें देंगे। एक तो शेयर, एंड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000, दो चीजें देंगे हम। कितने रुपए की मशीन है हमें नहीं पता। पता है क्या? क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं। पर क्या हम पता लगा सकते हैं? भाई जितना हमने उसको पेमेंट किया है वही तो वर्थ होगी ना मशीन की। कितना पेमेंट किया है सर हमने? 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज ईच, 10% प्रीमियम पे। कितने हो गए? 1,10,000। और 50,000 का क्या दे दिया हमने? टोटल मिला के उसको 1,60 का पेमेंट कर रहे हैं हम, वर्थ। तो उसकी मशीन कितने की होगी? 1,60 की। पहले एंट्री शेयर कैपिटल की कर दे सीधी, तो फिर ऐसी एंट्री कर दे, असेट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जिसको भी शेयर इशू करो हमेशा याद रखो कि हमको परसेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कौन है वो इसमें? नियो लिमिटेड। पहले क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट, और नियो लिमिटेड को क्या बना लेंगे? क्रेडिटर। असेट टू नियो लिमिटेड, इसको ले आए बुक में। अब इसको नलीफाई करने के लिए हम शेयर कैपिटल को यूज करेंगे। नियो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक ड्राफ्ट। वो 50,000 वो भी तो देने हैं। कोई डाउट? सर कैपिटल की वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत आराम से। 10,000 का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, कैपिटल तो कितने की बनेगी? 1,00,000। फेस वैल्यू के ऊपर कभी कैपिटल का अमाउंट नहीं जाता, ये सिखा लो अपने आप को। कभी नहीं ले गए हम, देखो कभी भी ले गए हो तो। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कैपिटल तो 10 की ही रहेगी, वो प्राइस तो होती है कैपिटल में ले जाने वाली, फेस वैल्यू ही जाती है कैपिटल में। फिर वो 1 रुपए प्रीमियम का है, तो 10,000 इंटू ये 10,000 शेयर्स पे 1 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, तो 10,000 रुपए किस में चले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। यस और नो? ये 1 रुपए कहां से निकाला सर? 10 रुपए का 10% प्रीमियम था। परसेंटेज जब भी देता है हम फेस वैल्यू का परसेंटेज कर लेते हैं, और पर यूनिट पे हमको पता होता है ना, बहुत बार किया है। और 50,000 तो सीधे दिए ही थे। क्या ये कठिन लगा? चलो, कितना टाइम है? 10 मिनट है। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है बस इस टॉपिक में, और ये टॉपिक खत्म। कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने आप कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जीटी लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस, असेट खरीदी या पूरा बिजनेस खरीद रहे हो? बिजनेस खरीद रहे हैं। ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड, बिजनेस किसका है? पवन रिटेल लिमिटेड, ये कंपनी थी। कितने रुपए का खरीद रहे हैं? 6 लाख। इस 6 लाख को नाम दे सकते हो क्या? 6 लाख बिजनेस खरीदने के बदले में दिया जाने वाला पैसा है। इसका नाम हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसको क्या बुलाएंगे पता है? पीसी। पीसी, परचेज कंसिडरेशन। बहुत काम का वर्ड है, उसको कैजुअल मत लेना। अब ये समझ लो, इससे पाला पड़ता ही रहेगा। जब भी हम कुछ खरीदें उसके रिटर्न में हम जो भी पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज के रिटर्न में पेमेंट किया है। क्या बुलाएंगे उसको? परचेज कंसिडरेशन। तो 6 लाख रुपए को हम क्या बोल सकते हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो हमने पवन लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, 6 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन थे, पेबल। इसका पेमेंट कैसे करने वाले? पेबल 10% बाय चेक। मतलब 6 लाख का 10%, कितना? 60,000 तो चेक दे देंगे। कितना बचा सर? 5,40,000। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 6 लाख में से 60,000 तो चेक दे दिया, बचा कितना है अपने पास? 540। इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कितने का है? एक शेयर 100 रुपए। और हम उसको किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम पे दे रहे हैं।
मतलब हम एक शेयर के कितने चार्ज करेंगे उससे? 120। जब ये डिवाइड कर दोगे ना 540 से, तो तुम्हें क्वांटिटी मिल जाएगी, तुम्हें कितने शेयर इशू करने हैं। यस और नो? फिर उसमें से इंटू 100 करना तो कैपिटल आ जाएगी, इंटू 20 करना तो प्रीमियम आ जाएगा। अब तो सीख गए ना ये वाली बात, इसमें तो कोई दम नहीं था। इतना कंसेप्ट तो मैं सिखा चुका हूं सर, इसमें नया क्या है? हाँ, अब नए की कहानी सुनो। पहली बात तो इसमें नाम है बिल्डिंग। एक चीज खरीदने के बजाय क्या क्या आ गया? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये चारों। और ये आखिरी, कोई अंतर दिख रहा है क्या? वो चारों और लास्ट में कोई अंतर है क्या? क्या? वो चारों असेट है और ये अब रनिंग बिजनेस खरीदोगे तो वो बिजनेस तो चल रहा है, तो उसकी असेट्स भी है, लाइबिलिटी भी है। और वो सारी असेट और लाइबिलिटी किसकी हो जाएंगी अब? हमारी। अरे कोई दुकान है, वो चल रही है, हमने एज इट इज दुकान खरीद ली चलती हुई, तो उसके जो लेनदार थे, देनदार थे, किसके हैं अब वो? इतनी सीधी सी बात है। कोई असेट और लाइबिलिटी हमें अपनी बुक्स में लानी है, तो भाई असेट डेबिट हो जाएगी और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। इसमें कोई समस्या है क्या? अब यहां तक भी कोई समस्या नहीं है सर, ये भी तो आपने बता दिया था, बड़ा इजी था। अब देखो इधर कुछ और मजेदार चीजें लिखी है। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो बुक्स से आती है। बुक्स से आने वाली वैल्यू क्या कहलाती है हमेशा? बुक वैल्यू। बुक क्या होती है? अरे जो अकाउंट्स बोल रहे हैं इसको ही तो बुक बोलते हैं, ये बुक्स ही तो है। यस और नो? अकाउंट्स का मतलब ही बुक्स होता है। तो अकाउंट्स की वैल्यू है ये वाली, कि बिल्डिंग अकाउंट्स में कितने की दिख रही है? 2 लाख। एग्रीड वैल्यू मतलब क्या होगा? जब हमने डील करी होगी तो सामने वाला बोल रहा है 2,60,000 की दूंगा, बिल्डिंग की वैल्यू माननी पड़ेगी। और बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग एक बार खरीदी होगी, तो क्या बाजार में भाव बढ़ते हैं तो क्या हम एंट्री कर देते हैं? हमारे एंट्री करने के लिए क्या होना जरूरी है? फाइनेंशियल वैल्यू का लेन देन। होता ही नहीं है, खरीदने के बाद कभी हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो बिल्डिंग तो कितने पे खड़ी है आज भी? जितने पे खरीदी थी, एक ही बार उसके पैसे दिए थे। कंसेप्ट से समझ में आई ना बात, क्यों नहीं होता? क्योंकि कंसेप्ट ये कहता है कि बुक्स में रिकॉर्ड तब करना जब फाइनेंशियल वैल्यू का लेन देन हो। वो हुआ ही नहीं। तो आज हमारी डील कितने पे हो रही है? बोले 2,60 की मानो। हमने कहा ठीक। मशीनरी पे देखो हम 1 लाख रुपए मान रहे हैं, 1.5 लाख है बुक वैल्यू में, पर हम कितनी मान रहे हैं? 1 लाख। ये तो मैं जस्ट एक तुम्हारे समझाने के लिए, ऐसा सब क्यों होता है? अरे यार वो मशीन है, हाँ, वो यूज करते, तुमने पता नहीं क्या उल्टा सीधा डेप्रिसिएशन लगाया, इतने की नहीं है ये। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, वो डिग्रेड होने वाली एसेट थी। सिर्फ ऐसे ही समझा दिया, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे लिए रिलेवेंट क्या है? एग्रीड वैल्यू। हाँ, इररिलेवेंट कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? इररिलेवेंट ऐसे कुछ नहीं होता। एग्रीड वैल्यू से बनेगा हमारा पीसी। और ये वाली वैल्यू आएंगी कहां? बुक्स की वैल्यू थी तो किस में आएंगी? बुक्स में। ऐसा ये उसकी बुक में लिखी थी, हमने ये बिजनेस खरीदा, तो क्या हमारी बुक में एज इट इज ले ले? या अब मैंने तो इसकी वर्थ कितनी मानी है तुम्हारे लिए? 2,60। तो मेरा बिजनेस तो तुमसे कितने में खरीद रहा है? 2,60। तो मेरा बिजनेस कितने पे बुक करेगा इसे? और मेरी और तुम्हारे बीच में फाइनेंशियल वैल्यू का लेन देन कितने पे हुआ है? 2,60। मैं कैसे ले लूंगा 2 लाख पे इसको? आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। भले ही तुम्हारी किताब में ये 2 लाख की लिखी हो, पर मेरे और तुम्हारे बीच में डील हुई है, उसमें वैल्यू कितने की मानी है मैंने इसकी। तो सर ये सब बेकार है। यस। कोई डाउट? चलो इनको अपन जोड़ें, पर याद रखना गलती मत करना, यहां तक जोड़ना। वो नीचे लाइबिलिटी है 80,000 की, 2,60 में एक जोड़ो, 3,60, 3,60 में दो जोड़ो, 5,60, 5,60 में एक जोड़ो, 6,60,000। इतने की असेट ली, और लाइबिलिटी कितने की आ गई? 80,000। असेट मतलब तुम्हें समझ में आता है ना, बेनिफिट है तुम्हारे लिए। यस और नो? और लाइबिलिटी क्या है तुम्हारे लिए? ऑब्लिगेशन। ले दे के तुम्हें कितने रुपए की वैल्यू मिली, इसको पता है क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्या कहलाता है? नेट वर्थ।
क्या कहलाएगा ये? अल्टीमेटली वैल्यू कितने की मिली? अरे ये 660 का बेनिफिट है और 80 रुपए की ऑब्लिगेशन लिए, मतलब टोटल वैल्यू अपने को मिली कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है ये मैंने? टोटल असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये उस बिजनेस की वर्थ थी जो हमने खरीद ली। इसको लिख लो। नेटवर्थ कितनी है? 660 में से एक माइनस करके 20 जोड़ लो, 680। ओ 580। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? तुम्हें याद है एक वर्ड ये लिखा हुआ था, 6 लाख। कितने की ये वर्थ समझ में आ रही है? उसके बिजनेस की वर्थ कितनी है? उसके बिजनेस में असेट है कितने की? 660 की। और बिजनेस को लाइबिलिटी कितनी पे करनी है? 80,000 की। मतलब उस बिजनेस में ओवरऑल वैल्यू कितने रुपए की है? 580। हम और उसके, हमारे और उसके बीच में परचेस कंसिडरेशन कितना सेट हुआ है? ये नेटवर्थ है। और पीसी कितना है पता है? 6 लाख। वर्थ 580। पीसी एग्रीड वैल्यू जो परचेस के अगेंस्ट में दूंगा उसे कितना? 6 लाख। मैं महंगा खरीद रहा हूं कि नहीं खरीद रहा हूं? पता है क्यों खरीद रहा हूंगा? उस बिजनेस की रेपुटेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। तो ये जो डिफरेंस है ये किसका है पता है? गुडविल का। जब भी वर्थ से ज्यादा पैसे दोगे तो किसके दे रहे होगे? बिजनेस खरीदते हो और उसकी वर्थ से ज्यादा पीसी देते हो, ज्यादा पैसे देने को रेडी हो, तो उसकी रेपुटेशन होगी, इसलिए ज्यादा देने के लिए रेडी हो। जैसे हम बोलते हैं ना, श्रीगंगा खरीदेंगे या बाफना खरीदेंगे तो केवल उसकी वर्थ थोड़ी खरीदेंगे कि उसकी लैंड बिल्डिंग कितने की है, प्लांट मशीनरी कितने की है। उसकी उज्जैन में रेपुटेशन है, उसके पास कस्टमर आते हैं, दूसरी दुकान पे जाने के बजाय इस चीज की भी तो पैसे मांगेगा वो तुमसे। तो जब भी पीसी ज्यादा देना पड़े, समझ जाओ उसमें किस चीज का पैसा दे रहे हो। गुडविल का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे बहुत काम आएगा तुम्हें। यहाँ पहली बार समझा रहा हूं। ठीक है? सर कभी उल्टा हो गया तो? अगर पीसी छोटा है नेटवर्थ से, मतलब हम लेसर अमाउंट पे कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो क्या होगा? यहां तो गुडविल बन जाएगी। यहां क्या होगा? अगर बराबर दे दिया तो यार ना गुडविल है और ना ही, नहीं दूसरा नाम है क्या सर? गेन हो गया ना ये अपने को। सोचो, पीसी छोटा है, जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो कम है, और वर्थ ज्यादा की है। सपोज 10 करोड़ का बिजनेस खरीदा और हमने 9 करोड़ ही दिए, तो 1 करोड़ का क्या है? सीधा फायदा। समझ में आई बात? वो जब भी आएगा तब क्या करोगे सर? उसको हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। अरे फायदा है तो रिजर्व बना देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। किसमें डालोगे? कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखेगा वो। गुडविल कहां दिखेगी सर? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कोई डाउट? ये वाला केस किसका था? गुडविल का। अब एंट्री देखो जरा कैसे की है। मैं इसको अलग से करता हूं तो तुम्हें समझ आएगी। एक बार करना। तुम मुझे डेटा बताओगे, हमने किससे खरीदा है बिजनेस? हमने उससे क्या क्या खरीदा है? सॉरी गुडविल थोड़ी। सबसे पहले असेट का नाम बताओ। हम्म बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की लिए? एग्रीड वैल्यू 2,60,000। फिर प्लांट 1 लाख। फिर क्या लिया है? स्टॉक लिया है 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल लिया है 1 लाख। और असेट के बाद एक लाइबिलिटी ले ली है, ट्रेड पेबल। वर्किंग पहले करनी पड़ेगी ताकि पता रहे कि यहां मार्जिन आने वाला है। ट्रेड पेबल कितने का? 80,000 का। अल्टीमेटली उसको एग्री किया है कि हम तेरे को पीसी देंगे। वो कंपनी का नाम क्या है? नियो लिमिटेड। हाँ। पवन।
इसको पहले से एग्री कर दिया कि तेरे को कितने रुपए देने हैं हमको, 6 लाख, ये इंफॉर्मेशन थी। तुम इसका बैलेंसिंग निकालो, इन सब का टोटल किया था तो कितना आया था, 6,60,000। अब यहां पे 680 है, ये 660 है, तो 20,000 रुपए का क्या आएगा। और ये डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर है। क्या उसकी भी यही एंट्री है पहली, चेक कर लो ऊपर। अब तरीका समझ में आया एंट्री करने का कि नहीं आया। हम वर्किंग पहले ही कर चुके थे ना, ये पीसी से कंपेयर हमने हमने भी तो यही कंपेयर किया था 6 लाख से। ये देखो, ये सारे टोटल और ये माइनस करके तो कंपेयर कर लिया था 6 लाख से। तो हमें पहले से पता था कि डेबिट इंपैक्ट आना है उसका। कोई डाउट। अब पवन लिमिटेड को हम शेयर इशू करना चाहते हैं, तो पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से होना है, इसमें तो कभी शक होना ही नहीं चाहिए। क्या बोला है हमने, 100 रुपए के शेयर को 120 में देंगे तुझे, हाँ या ना। 10% कैश भी देंगे, अच्छा। अब जो 10% कैश देंगे या बैंक चेक से, चेक के थ्रू दे रहे हो, ओके। तो 60,000 रुपए का तो टू बैंक हो जाएगा। बचे कितने इसके, 540। 540 की वर्किंग बना लेते हैं। 540 में डिवाइड 100 से करूं या 120 से। एक शेयर की वर्थ कितनी रखी है अपन ने, 120। तो क्वांटिटी निकालनी है तो 120 डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक शेयर की प्राइस क्या है, 120 रखी है। तो 120 डिवाइड करें तो, हाँ, 45,000। ये कैसे जादू से आ गया, 4500, ये जादू कैसे हो गया। हाँ, कौन सी टेबल है बता जरा मुझे, 12 की टेबल। तो जल्दी कर लिया तूने, अच्छा ठीक। 4500 शेयर्स। शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए 4500 इंटू 100, अरे क्योंकि फेस वैल्यू पे रहती है। और प्रीमियम करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम 4500 इंटू 20। अरे ये दोनों मिला के 540 बनेंगे, हमको पता है ना। नहीं बनेंगे क्या, अरे 4500 कॉमन 120 से मल्टीप्लाई करो, वो बनेगा ही। कोई डाउट है क्या, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, सॉरी। अगला क्वेश्चन जो है, वो अंडर राइटर का है और प्रमोटर का है। देखो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस किसको ड्यू कर दिए, प्रमोटर को। फिर प्रमोटर से किसको कर दिए, शेयर कैपिटल। ऐसे अंडर राइटिंग कमीशन बोल के अंडर राइटर अकाउंट, और अंडर राइटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। 29th वाला, 38 वाला बता रहा हूं, 38 वाला, जो कि मैं होमवर्क देने वाला हूं। समझ में आ गए कि नहीं आए। ये वाले सारे क्वेश्चन तुमको कल करके आने, इलस्ट्रेशन होमवर्क है कल, 36, 37। अब तुमसे सब बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन का मैंने कंसेप्ट बता दिया है। नहीं बनेंगे ऑब्वियसली मैं डिस्कस करूंगा कल। लास्ट वाले क्वेश्चन से डरना मत, बड़ा है दिख रहा है तो, इजी है वो भी। तो कल हम फॉर फ्यूचर पढ़ेंगे। अगर किसी ने कल लेक्चर मिस किया तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी।